धान की खेती की गहराइयों में उतर रहे हैं और खास तौर पर बात करेंगे रोपाई के बाद के उन शुरुआती नाजुक हफ्तों की। हमारे पास कुछ जानकारी है धान की फसल रोपाई के बाद उन्नत खेती से। तो आज चर्चा रहेगी रोपाई के 15 से 35 दिनों पर। कहते हैं कि सही तकनीक अपना लो तो पैदावार काफी बढ़ सकती है। तो मकसद यही है कि वो तकनीकें समझें जिनसे किसान कामयाब हों और वो गलतियां भी जिनसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोपाई के 15 दिन बाद धान की फसल एक बहुत ही अहम मोड़ पर होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो समय है जब जड़ें जम रही होती हैं और कल्ले मतलब पौधे की नई शाखाएं वो निकलना शुरू होती हैं। और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सिर्फ आप मानिए 10% किसान ही इस स्टेज को सही से संभाल पाते हैं। सिर्फ 10%? बाकी 90% कहाँ चूक जाते हैं? हाँ, यही वो चूक जाते हैं। और ये चूक अक्सर होती है पानी या पोषण जैसी बिल्कुल बुनियादी चीजों में। यहीं से वो उपज का बड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो पहली चूक पानी का प्रबंधन। स्रोत में इस पर काफी जोर है, खासकर 15 दिन बाद। लेकिन धान मतलब तो खेत में पानी भरा होना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पानी निकालने की बात हो रही है? हाँ, यहीं पे वो थोड़ी अलग सी तकनीक है जिसे वाटर स्ट्रेस या हार्डनिंग कहते हैं। मतलब ये कि रोपाई के कोई 15 दिन बाद ना खेत से पानी निकाल दीजिए, जड़ों को थोड़ी देर हल्का सूखापन महसूस होने दीजिए। ओह, पानी निकालना है? हाँ, इससे जड़ों को हवा मिलती है, रोशनी मिलती है, वो ज्यादा मजबूत होती हैं और नतीजा कल्ले ज्यादा निकलते हैं। लगातार पानी अगर भर के रखेंगे, खासकर भारी मिट्टी में, तो जड़ें गल सकती हैं। अच्छा, तो मतलब पानी देना भी है और सही टाइम पे निकालना भी है। ये तो बड़ा संतुलन वाला काम है। खेत को एकदम सूखने भी नहीं देना है, बस मिट्टी में नमी रखनी है। बिल्कुल सही। दिलचस्प बात यही है कि पानी का मतलब हमेशा खेत को लबालब रखना नहीं है। सही टाइम पर पानी देना और जब जरूरत हो तो निकालना, ये जड़ों की सेहत और अच्छी पुटाव के लिए बहुत जरूरी है। पानी निकासी का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, पानी वाला संतुलन समझ गया। इसके बाद आता है खरपतवार और पोषण। खरपतवार तो खैर दुश्मन है ही, वो तो पौधे का खाना छीन लेते हैं। निश्चित रूप से उनको तो उगते ही कंट्रोल करना जरूरी है, चाहे दवाई से करें या हाथ से निकालें। हाथ से निकालने से मिट्टी भी बेहतर होती है, ऐसा बताया गया है। एक पुराना तरीका पाटा लगाने का भी है। जब खेत थोड़ा सूखे मतलब चलने लायक हो जाए, कोई 25-30 दिन बाद तो हल्का पाटा चला दें। उससे कल्लों की बढ़त अच्छी होती है नेचुरली। और पोषण 15 दिन पे एक न्यूट्रिशन बूस्टर की बात है। ये तो फसल के लिए एक तरह से पावर अप जैसा लग रहा है। क्या है इसमें? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। पहला तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया करीब 20-25 किलो प्रति एकड़। दूसरा फॉस्फोरस जैसे DAP या NPK या SSP। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि अगर ये रुपाई के समय दिया है तो अब नहीं देना है। अच्छा, दोबारा नहीं, ठीक है। तीसरा है पोटाश, कोई 10-15 किलो प्रति एकड़। इसे भी एडजस्ट करना होता है कि रोपाई के टाइम कितना दिया था। कुल मिलाकर 25-30 किलो काफी है। और चौथा जो बहुत जरूरी है वो है जिंक। ये सल्फेट वाला भी आता है, चिलेटेड भी आता है। हाँ, जिंक, इस पर तो काफी जोर दिया गया है। इसे कैसे देना है? और वो एक चेतावनी भी थी कि जिंक सल्फेट को फास्फोरस वाले खादों के साथ ना मिलाएं। क्यों बे? हाँ, जिंक को स्प्रे कर सकते हैं पत्तों पर, या फिर रेत या सूखी मिट्टी या यूरिया में मिलाकर छिड़क सकते हैं। और फास्फोरस के साथ ना मिलाने वाली बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंक सल्फेट और फास्फोरस ये मिलकर जिंक फॉस्फेट बना सकते हैं और ये पानी में घुलता नहीं है, मतलब पौधा इसे ले नहीं पाता, तो दोनों का असर कम हो जाता है। ओह, ये बात है। कल्ले बढ़ाने और हरापन लाने में मदद करते हैं ये। वाकई ये पोषक तत्वों का मिश्रण तो जरूरी है, लेकिन सही मात्रा, सही टाइम और सही तरीका बहुत जरूरी है। जी, खासकर जिंक और फास्फोरस का ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं रोगों और कीटों से बचाव की। ये 15 से 35 दिन का फेज इसके लिए भी खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। इस दौरान बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट, शीत ब्लाइट जैसी बीमारियां और कीट जैसे भूरा फुदका, तना छेदक, पत्ती लपेटक, ये सब नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है बचाव। मतलब समस्या आने का इंतजार न करें, उसे रोकें। और बचाव के तरीके क्या वो भी इन्हीं चीजों से जुड़े हैं जिनकी हमने बात की? पानी, पोषण वगैरह? हाँ, काफी हद तक। वही संतुलित पानी प्रबंधन, पौधों के बीच सही दूरी, मतलब कतार से कतार 20-25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 15 सेंटीमीटर, ताकि हवा लगे, रोशनी मिले। यूरिया का संतुलित इस्तेमाल, ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो रोग और कीट ज्यादा आएंगे। अच्छा, ज्यादा यूरिया भी ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। और खरपतवार का सफाया टाइम पर। और सबसे जरूरी, खेत का चक्कर लगाते रहना। हफ्ते में कम से कम 2 बार देखना कि कहीं कोई बीमारी या कीड़ा दिख तो नहीं रहा।
लक्षण दिखते ही फौरन एक्शन लेना। और फिर से जिंक ये रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। बिल्कुल, जिंक पौधे की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। देखिए, मुद्दा सिर्फ फसल उगाना नहीं है, उसे बचाना भी है। एक्टिवली संतुलित पोषण, सही माहौल, सही देखभाल, इनसे कई प्रॉब्लम आने से पहले ही रुक जाती हैं। जिंक इसमें अहम है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पानी कब दें, कब निकालें, जिंक कैसे डालें, इन पे ध्यान देके किसान अपनी उपज में सचमुच बड़ा फर्क ला सकते हैं। संक्षेप में कहें तो 3 स्तंभ है: पानी का सही मैनेजमेंट, सही पोषण, खासकर जिंक, और रोगों कीटों से बचाओ। एकदम सही सार निकाला आपने। तकनीकें शायद सीधी लगे, पर उनको सही टाइम पर सही तरीके से करना, यही उन 10% कामयाब किसानों को बाकी 90% से अलग करता है। चलिए, आज की इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। श्रोत बार बार जिंक के महत्व पर जोर दे रहा है, पर यह भी कह रहा है कि बहुत कम किसान इसे सही से इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इस एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जिंक को, ठीक से समझना और सही से इस्तेमाल करना, यही धान की पैदावार बढ़ाने की वो चाबी हो जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता? सोचिएगा जरूर।